हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगभग जिन छात्रों के नंबर आ गए हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 14,500 से ज़्यादा छात्र हैं जिनके बाहर होने की प्रबल संभावनाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये छात्र वो छात्र हैं जिन्हें एनओसी नहीं मिली है। इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है। हो सकता है ये संख्या घट बढ़ जाए, लेकिन 10,000 से ऊपर तो कंप्लीट माने ही जा रहे हैं। वैसे ये एक्चुअल नंबर जो हैं ये 15,000 के आसपास हैं। मतलब 15,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जो 68,500 के छात्रों ने इस भर्ती में भाग लिया है। अब क्योंकि ये संख्या अभी खुली हुई नहीं है, ओपन नहीं है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 10 से 20,000 के बीच में है। लेकिन हम इसको बीच में लेकर चल रहे हैं। लगभग 14,500 छात्र ऐसे हैं जो सेकंड काउंसलिंग में जिन छात्रों को बुलाया जाएगा। अब सेकंड काउंसलिंग कब होगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था कि एससी की लिस्ट 61 पर चली जाएगी लगभग, और ओबीसी के तो छात्र कह रहे थे इतनी कम लिस्ट नहीं आएगी, और नए नए तरह के कमेंट खोज कर ला रहे थे कि सर इतनी लिस्ट कैसे नीचे गिर सकती है, लिस्ट 72 73 से जनरल की प्लस ही जाएगी। एक डराने वाला काम सभी वीडियो के माध्यम से कर रहे थे। और आज जब लिस्ट आ गई है तो सब ये बोल रहे हैं हमने यही कहा था। हमारी वीडियो आज भी प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए कि उन पर हमने कितना गुणांक बताया है। तीनों जिलों में मैंने 25-25 जिलों की 3 वीडियो बनाई थी, और तीनों ही जिलों की अलग अलग मेरिट बनाई हुई थी। और जैसा कि आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब भी कुछ छात्रों का कहना है कि सर स्टेट वाइज मेरिट लगी है, तो यदि स्टेट वाइज मेरिट लगी होती तो इतना कट ऑफ नहीं जाता। ये पहले सॉफ्टवेयरली क्या हुआ है ये काम, कि ये टेक्निकली इसमें ये काम हुआ है कि हर जिले की अलग अलग लिस्ट को कट ऑफ लगाया गया है, और फिर उसके अंतर्गत पहले तो ओवरऑल, उसके बाद ओवरलैपिंग भी किसी दूसरे तरीके से ओवरलैपिंग को अंजाम दिया गया है। इसमें ये माना जा रहा है कि जो जनरल वाले छात्र हैं, जनरल वाले छात्र का जैसे कि पहले नंबर पर किसी ने आगरा भरा, तो पहले नंबर पर उसको आगरा देते हुए यदि आगरा मिलता है तो ठीक है, बाकी फिर उसको उसकी कैटेगरी का माना गया है। इसका मतलब है केवल फर्स्ट प्रायोरिटी को ही उसकी प्रायोरिटी मानते हुए काउंसलिंग कर दी गई है। अभी बाकी चीज़ें आपके सामने अभी आने वाली हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी पीएनपी के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है, बने रहिए। आपको हम ये भी बताएंगे कि यदि इतने छात्र होंगे तो लिस्ट कितनी नीचे अभी और गिर सकती है। और आपको टेलीग्राम पे अभिमान एकेडमी पर अभिमान एकेडमी आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें। जिन छात्रों की काउंसलिंग होनी है वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स वहाँ टेलीग्राम पर जाकर आप देख लें, आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो कमेंट के माध्यम से छात्र यही कह रहे हैं सर हमारा कितना। अभी जो लास्ट आंकड़े निकल कर आ रहे थे जनरल के, मैंने आपको बताया था कि 67.1 पर जनरल का आ रहा था, 66.7 पर ओबीसी का आ रहा था, और 61.1 पर आ रहा था आपका एससी का। और ये इतने आंकड़े अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में डॉक्यूमेंट्स की वजह से, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं फर्जी, उन्हें हम कह सकते हैं एक तरीके से, उन्होंने फॉर्म भर दिया या किसी की मार्कशीट नहीं आई थी। तो ऐसे बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये सभी छात्र बाहर होंगे, आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट लगी है ये सभी की मेरिट लिस्ट लग गई है। सभी से मतलब मेरा ये है जिनके पास एनओसी नहीं है उनकी भी, जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है उनकी भी, जिनका संशोधन होना है उनकी भी। तो गवर्नमेंट ने कोई किसी भी तरह का एफिडेविट की मांग नहीं करी है। तो जब संशोधन का मौका जब नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कि वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कोई भी काउंसलिंग में इस तरह का एफिडेविट नहीं मांगा गया है कि आप संशोधन के लिए अपना एफिडेविट दें। और भर्ती प्रक्रिया में साफ साफ कह दिया गया था यदि आप अध्यापक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद लगाई जाती है कि आप अपना जो प्रपत्र हैं वो आप सही भरेंगे सारे डॉक्यूमेंट। तो यदि वहाँ पर यदि गलती हो गई है किसी से तो उनको अब भर्ती प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक कि जो पिछली बार लड़का भर्ती हो गया था, 3 महीने से घर से फरार है, पुलिस ढूंढ रही है ऐसे छात्रों को, तो वो नौकरी लगने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे छात्रों से मेरा कहना है कि वो काउंसलिंग में झांके ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि यदि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो वो भविष्य में भी भर्ती ना देख पाएँ।
और यदि वो भविष्य में भर्ती नहीं देख पाते हैं तो वो अपना प्रेजेंट और पास्ट, क्योंकि जिन बातों का आधार असत्य पर टिका हो वो ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। यदि आप फर्जी तरीके से नियुक्ति को लेते हैं तो फर्जी तरीके से नियुक्ति को लेना एक तरीके से अपराध है, और आप अपराध करें, वैधानिक कार्रवाई को आप चेतावनी दे रहे हैं, जो कि गलत है। तो यदि किसी फॉर्म में संशोधन है तो आप सोच रहे होंगे कि यदि हम एफिडेविट बनवा के ले जाएंगे संशोधन का तो हमारा काम चल जाएगा। तो वहाँ 28 लोगों की टीम आपके डॉक्यूमेंट को जांचेगी, और यदि आप गलत पाए गए तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आप खुद ही अपने ही जाल में फंस जाएं। और दूसरा, 68,500 वाले छात्र जिनका पहले से ही सिलेक्शन हो चुका है, उनसे भी आग्रह है कि केवल जो नए छात्र हैं उनको आप मौका दीजिए। आपका पहले से ही नियुक्ति है, एनओसी आपके पास है नहीं। ऐसा ना हो आप भर्ती प्रक्रिया में फंस के रह जाएं। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ नहीं पता अभी क्या होगा। कल को ये भी हो सकता है कि ये मेरिट लिस्ट खारिज हो जाए और कल को 2 या 3 अंक बढ़ के नई मेरिट लिस्ट हो और 1 महीना लेट भर्ती खिंच जाए। भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन सभी जिनके गुणांक कम हैं, मैं उनसे यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि वो मात्र एक ही प्रयास करें। जो 24,000 सीटें अभी शेष रह गई हैं उनको जुड़वाने का प्रयास, क्योंकि जिन छात्रों का नंबर आ गया है वो अब किसी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे। वो अपने ज्वाइनिंग लेटर में जिनका गुणांक अच्छा है और जिनका लिस्ट में नाम है वो चाहेंगे कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर जल्दी जल्दी मिल जाए। लेकिन जो छात्र बचे हुए हैं, अगर वो बचे हुए 68,000 छात्र अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं तो उनका यहाँ पर एक दायित्व बनता है कि वो सोशल मीडिया पर जो 24,000 सीटों को जोड़ने का ट्रेंड चल रहा है उसको जारी रखें। यदि वो पीछे हट जाते हैं तो यदि आप ढीले पड़े तो सरकार आपसे पीछे एक कदम पीछे खींच लेगी। उसका कारण ये है कि भविष्य में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट नई भर्ती में उनको जोड़कर निकालेगी। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू पैसा प्राप्त होगा, तो गवर्नमेंट अपना पैसे में क्यों आग लगाएगी। लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। आप अपने व्यक्तिगत आधार पर उस चीज़ को बनाए रखें, जो ट्रेंड चल रहा है उसको चलाए रखें। इससे ही जीत संभव है, क्योंकि यदि सीट जुड़ती है तो एससी की लिस्ट 58 पे भी चली जाएगी, ओबीसी की लिस्ट हो सकता है 62 पे चली जाए और जनरल की लिस्ट हो सकता है 63 तक चली जाए। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो छात्र हैं वो छात्र जनरल, मान लीजिए कोई जनरल का कैंडिडेट है, अभी जनरल की लिस्ट लगी है 67.1 पर, तो 67.1 पर जो जनरल की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, यदि 15,000 छात्र बाहर निकल जाते हैं भर्ती से तो एक नंबर पर 3,000 बच्चे भी हुए, 1% पर यदि 3,000 बच्चे भी हुए तो 3 तिया 9,000 बच्चे 3% पर गिर जाएंगे। अब आप लगाइए 3% यदि मैं इसको गिरा दूं तो 64.1 हो गया और 9,000 बच्चे और हो गए। और ये तो संभव है, तो गारंटी है कि 9,000 से ज़्यादा बच्चे भर्ती से बाहर होंगे जिनके पास एनओसी नहीं है। इस बात की तो पूर्ण गारंटी है। तो 3% तो ये गिरनी है। अब यहाँ पर एक भी चीज़ देखने के लिए मिला, एक विचित्र आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा कि जो जनरल की लिस्ट है यदि ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो आप जरा समझिएगा, यदि ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो 67.1 पर जनरल की लिस्ट है और 66.7 पर ओबीसी की लिस्ट है। ये जनरल की लिस्ट है, ये ओबीसी की लिस्ट है। तो इनमें यदि हम अंतर देखें तो 0.4 का अंतर है। तो क्या ओबीसी की जो सीटें थी 18,000, तो क्या 0.4 नंबर पर ये 18,000 बच्चे आ गए अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई है? तो इसका अर्थ है ओवरलैपिंग तो हुई है, लेकिन 0.4 पर 18,000 बच्चे अगर यदि आते हैं तो इसका अर्थ तो ये होता है कि मेरिट में यदि 15,000 बच्चे भी होंगे तो वो तो 0.3 पर ही खत्म हो जाएंगे, लिस्ट 3 नंबर नीचे नहीं गिरेगी। इसका अर्थ ये है कि जनरल के तो फिर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग के अलग से मायने यहाँ पर पेश किए गए हैं इस भर्ती में, जिसमें पहली वरीयता को, जैसे कि किसी बच्चे ने मान लीजिए पहले नंबर पर मथुरा को भरा, तो पहले नंबर पर मथुरा भरा, जब उस बच्चे ने पहले नंबर पर मथुरा को दिया तो उसके पहले नंबर को देखा गया है कि वो पहले नंबर पर जनरल की सीट को ओवरलैप कर रहा है या नहीं। यदि वो फर्स्ट नंबर पर जनरल की सीट को ओवरलैप नहीं कर रहा है तो बाकी फिर उसे दूसरे नंबर पर उसे उसकी कैटेगरी में माना गया है। मतलब पहली ही वरीयता को यहाँ मुख्यता वो देकर, वरीयता देकर
और बाकी फिर उसको उसकी कैटेगरी में स्थान दिया गया। ऐसा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अभी पत्ते बंद हैं, अभी खुल जाएंगे, क्योंकि इसमें शोर मच जाएगा इस बात पर कि आपने ऐसा क्यों किया। तो पीएनपी ज्वाइन लेटर देने के बाद ही हो सकता है इन चीज़ों को ओपन करें, काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही, ताकि इसमें भर्ती में किसी और तरह का अड़चन यहाँ पर ना हो। और शिक्षा मित्र भाई जो शिक्षा मित्रों को लीड कर रहे थे, उनका भी सीतापुर में सिलेक्शन हो चुका है। आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। उनका भी सीतापुर में सिलेक्शन हो गया, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है किसी ना किसी रूप में, अंततः वह सफलता को प्राप्त होता है। तो यदि आप सीट अपना चाहते हैं कि आपका नंबर और भी नीचे लिस्ट गिरकर नीचे गिर जाए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लिस्ट को और नीचे तभी गिर सकती है जब सीटों को और जोड़ा जाए। ऐसी स्थिति में लिस्ट यदि 4-5 नंबर % भी नीचे चली जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 24,000 सीटें बहुत होती है। और मैं ये इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1,37,000 पद दो भर्तियों से पूर्ण किए जाएं। तो ये दूसरी भर्ती है, और शेष पद क्योंकि बैकलॉग के हैं, तो उनको या चाहे एससी को दिया जाए चाहे ओबीसी को दिया जाए, लेकिन उनको पूर्ण किया जाए यहाँ पर। तो आप संघर्ष को जारी रखिए। और अब यहाँ पर बात आती है, यदि सेकंड काउंसलिंग होगी तो कब होगी और उसका लिस्ट कितनी नीचे गिर सकती है। तो जो सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, सेकंड काउंसलिंग आपकी 7 तारीख के बाद किसी भी दिन आपकी लिस्ट जारी हो सकती है कि कितने छात्र यहाँ पर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी डाटा, अभी काउंसलिंग चलेगी हर जिले में। फिर जितनी सीटें रिक्त रहेंगी उनका डाटा पीएनपी को जाएगा, और उनका डाटा पीएनपी को जाने के बाद वो डाटा पीएनपी दोबारा रिलीज करेगी कि इतने बच्चों के लिए आवेदन हम दोबारा काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं। तो वो दोबारा बच्चे काउंसलिंग के दोबारा लिस्ट लगाई जाएगी, और दोबारा यदि काउंसलिंग होती है तो 7 तारीख के बाद आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें ये तो गारंटी है कि जिनके पास एनओसी नहीं है वो पद यहाँ पर खाली रहने वाले हैं। अब बात है लिस्ट कितनी जाएगी। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हम कम से कम पद लेकर चल रहे हैं, यदि 10,000 पद भी यहाँ पर खाली रह गए, तो 10,000 पद में भी एक नंबर पर लगभग 2.5% लिस्ट यहाँ पर लगभग 2,500 बच्चे आ जाएंगे। और यदि एक नंबर और गिरी तो 3,000 बच्चे आ जाएंगे, और यदि एक नंबर और गिरी तो 4,000 बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात प्रमाणित है कि आपका 4, 3, 7 और 2, 9, 9,500, 3% नंबर गिरने पर, ऐसी स्थिति में जो जनरल की सीट है, वो जनरल की जो सीट है वो 67.1 के बाद 64 के समथिंग रह सकती है, 64 के आसपास, यदि 10,000 सीटें खाली होती हैं, और वो होंगी क्योंकि उनके पास एनओसी नहीं है। और जो ओबीसी का है, ओबीसी में 66.7 था, 66.7 में लगभग आप, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा मारामारी है, तो इसमें आप 10,000 बच्चों पर इसको 2.5% गिरा सकते हैं, 2.7। और 2.7 यदि हम इसको गिरा रहे हैं तो ये भी 64 के आसपास, ये लगभग, क्योंकि पॉइंटों में आंकड़ा चल रहा है, 0.3, 0.4 में अंतर देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है सेकंड काउंसलिंग में ये अंतर भी देखने को आपको ना मिले, बराबर पे कट ऑफ छूट जाए। और जो एससी की लिस्ट है वो आपको 58% तक, 58% तक आपको हो सकता है ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाए। ऐसा तभी होगा जब सीटें जोड़ी जाएं, या सीटें जोड़ी जाएं तो हो सकता है लिस्ट और नीचे चली जाए। और यदि सीटें यहां पर नहीं जोड़ी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपकी 58% तक लिस्ट, अब ये आंकड़े अभी आपके सामने खुल जाएंगे कि क्योंकि 3 दिन तक काउंसलिंग चलेगी, कितने बच्चों ने काउंसलिंग नहीं कराई है, इसी पर आपका भविष्य डिपेंड होगा। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।